नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण द्वारा संचालित आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इटली के एकीकरण के अंतर्गत नेपोलियन, वियना कांग्रेस की भूमिका, इटली के एकीकरण में बाधक तत्वों, मैज़नी की भूमिका तथा रोम में गणराज्य की स्थापना व अंत के बारे में चर्चा की थी। आज की इस ई क्लास में हम इटली के एकीकरण ने किस प्रकार से यथार्थ रूप ग्रहण किया उसके बारे में चर्चा करेंगे तथा कावूर, गैरिबाल्डी और सार्डिनिया के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय की भूमिका के बारे में भी अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इटली के एकीकरण में 4 व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही: मैज़नी, कावूर, गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल द्वितीय। और इन चारों में से यदि पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही, तो वो था कावूर या कैवूर। यद्यपि कावूर मैज़नी व गैरिबाल्डी जितना जनप्रिय नहीं था, किंतु वह अपने समय का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ था और यह उसकी बुद्धिमत्ता और कूटनीतिज्ञता ही थी जिसने इटली के एकीकरण को साकार रूप प्रदान करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कावूर ये जानता था कि इटली का एकीकरण तब तक संभव नहीं है जब तक कि इटली में सार्डिनिया एक शक्तिशाली शासक न बन जाए। इसलिए उसने 2 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए अपने। पहला कि इटली के एकीकरण सार्डिनिया के नेतृत्व में हो, और दूसरा वह एकीकरण के लिए इटली के राज्यों को ऑस्ट्रिया से मुक्त कराना आवश्यक मानता था और ऑस्ट्रिया से मुक्ति के लिए वह विदेशी हस्तक्षेप या विदेशी सहायता को भी जरूरी समझता था। छात्र ध्यान रखेंगे कि इस विषय पर मैज़नी और कावूर में मौलिक मतभेद था। मैज़नी ये जानता था या उसका विचार था कि इटली के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करके अपने स्वयं की ताकत के आधार पर एकीकरण होना चाहिए, जबकि कावूर का मत था कि विदेशी सहायता से ऑस्ट्रिया को बाहर करके इटली का एकीकरण होना चाहिए। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कावूर ने सार्डिनिया को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से सर्वप्रथम अपनी गृह नीति को अपनाया, यानी सार्डिनिया को किस प्रकार से उसने मजबूत बनाया। इसके अंतर्गत उसने सार्डिनिया की आर्थिक उन्नति के विशेष प्रयास किए। उसने यहाँ तक कि गिरजाघरों की भूमि कर पे कर लगाया, सेना को उसने संगठित किया और धीरे धीरे अपने कार्यों से उसने सार्डिनिया व पिडमांड को एक सुदृढ़ और आदर्श राज्य के रूप में परिणित कर दिया। अब अगला उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य था कावूर का, वो था ऑस्ट्रिया को इटली से निकालना, और इसके लिए उसने नेपोलियन तृतीय, जो कि फ्रांस का शासक था, उसकी सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। उस समय फ्रांस की सेना यूरोप में सर्वश्रेष्ठ समझी जाती थी और यह अवसर कावूर को शीघ्र ही मिला जब 1854 में क्रीमिया युद्ध के समय, उसने सार्डिनिया ने इंग्लैंड और फ्रांस की मदद की। छात्र याद रखेंगे कि यह युद्ध रूस ने तुर्की के विरुद्ध शुरू किया था, जिसमें तुर्की की सहायता इंग्लैंड और फ्रांस ने की थी। इस युद्ध में यद्यपि इंग्लैंड व फ्रांस द्वारा मदद नहीं मांगी गई थी, किंतु स्वेच्छा से कावूर के नेतृत्व में सार्डिनिया की सेना ने इन दोनों राष्ट्रों की मदद की तथा वह विजयी भी हुआ। इससे इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहानुभूति सार्डिनिया को प्राप्त हुई तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात मार्च 1856 में पेरिस सम्मेलन जब हुआ, पेरिस सम्मेलन की डेट याद रख सकते हैं आप,
पेरिस सम्मेलन की डेट है मार्च 1856 में। जब पेरिस सम्मेलन हुआ तो वहां पर ऑस्ट्रिया के विरोध के बावजूद इंग्लैंड और फ्रांस ने सार्डिनिया को आमंत्रित किया तथा इस सम्मेलन में कावूर ने इटली के प्रश्न को यूरोपीय प्रश्न बना दिया तथा इसी कारण कहा जाता है कि क्रीमिया के कीचड़ में इटली का जन्म हुआ। लेकिन सहानुभूति प्राप्त करने के पश्चात भी ऑस्ट्रिया के शासन में किसी प्रकार की कमी नहीं आई तथा उसने अपनी प्रतिक्रियावादी नीति को जारी रखा। अब कावूर के लिए फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय का समर्थन करना आवश्यक था ताकि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध वो कार्रवाई कर सके। इसलिए उसने 21 जुलाई 1858 को फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय के साथ प्लोम्बियर्स का समझौता किया, जिसके अंतर्गत नेपोलियन ने वचन दिया कि ऑस्ट्रिया को इटली से निकालने के लिए यदि सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध होता है तो फ्रांस 2 लाख सैनिक सहायता के रूप में भेजेगा। कावूर ने इस सहायता के बदले नेपोलियन को सेवाएं तथा निष्क्रिय प्रदेश देने का वचन दिया तथा इस मित्रता को मजबूत करने के लिए विक्टर एमेनुअल द्वितीय की पुत्री क्लेथिडे का विवाह भी नेपोलियन के चचेरे भाई जेराम बोनापार्ट से होना निश्चित हुआ। ये 3 प्रमुख शर्तें थी प्लोम्बियर समझौते की। छात्र याद रख लेंगे, प्लोम्बियर समझौता हुआ किस किस के मध्य? सार्डिनिया और फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय के मध्य। 3 शर्तें, फ्रांस मदद करेगा, सैनिक मदद, बदले में निस और सेवाई के प्रदेश मिलेंगे तथा इन संबंधों को मजबूत करने के लिए विक्टर एमेनुअल द्वितीय की पुत्री का विवाह नेपोलियन तृतीय के छोटे भाई के साथ होगा। छोटे भाई, चचेरे भाई, जो मान सकते हैं आप। लेकिन इस समझौते की एक शर्त थी प्रमुख, वो ये थी कि सार्डिनिया ऑस्ट्रिया के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। यदि ऑस्ट्रिया युद्ध प्रारंभ करता है तो ही फ्रांस उसकी मदद करेगा। कावूर अपने कार्यों के द्वारा ऑस्ट्रिया को उकसाना चाहता था, इसलिए उसने इटली में स्थित ऑस्ट्रिया के मस और फर्रा जगहों में विद्रोह करवा दिया। यूरोपीय राष्ट्रों ने इस युद्ध को कावूर को अपनी सेनाएं पीछे बुलाने और ऑस्ट्रिया को भी आक्रामक कार्रवाई न करने का वचन दिया। इस समय कावूर मान गया, किंतु ऑस्ट्रिया ने राजनीतिक मूर्खता करते हुए सार्डिनिया के ऊपर आक्रमण कर दिया। कावूर इसी अवसर की ताक में था और जैसे ही अप्रैल 1859 को उसने युद्ध स्टार्ट किया ऑस्ट्रिया ने, कावूर चिल्ला उठा कि पासा पलट गया है और हम इतिहास बनने जा रहे हैं। ऑस्ट्रिया के आक्रमण करने पर फ्रांस ने भी सार्डिनिया की पक्ष में युद्ध की घोषणा कर दी। 24 जून 1859 को साल्फेरिनो की लड़ाई में सार्डिनिया ने ऑस्ट्रिया को परास्त कर दिया तथा लोम्बार्डी के प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इसी समय राजनीतिक कलाबाजी दिखाते हुए नेपोलियन तृतीय ने सार्डिनिया से बिना पूछे ही अचानक से युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी तथा जुलाई 1859 में ऑस्ट्रिया के साथ विला फ्रैंका की संधि कर ली। इससे कावूर को अत्यधिक निराशा हुई तथा ऐसा लगा जैसे किसी ने इटली की उम्मीदों पर पानी फेर दिया हो। इस बारे में कहा जाता है कि इटली ने अपनी जीत का प्याला अपने होठों से लगा ही था कि वह गिरकर चकनाचूर हो गया। इस कारण
इस स्थिति में कावूर ने शासक विक्टर एम्मानुएल को यह सलाह दी कि वह इस संधि को न माने तथा अकेला ही युद्ध करे। किंतु विक्टर एम्मानुएल को यह भय था कि यदि उसने इस संधि का पालन नहीं किया तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस की सम्मिलित शक्ति का वह मुकाबला नहीं कर सकता और जो कुछ उसने प्राप्त किया है लैम्बोर्डी के रूप में वो उससे छिन सकता है। इसलिए उसने इस संधि को त्यागने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में कावूर ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके पश्चात विक्टर एम्मानुएल ने ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ मिलकर नवंबर 1859 में ज्यूरिख की संधि पर हस्ताक्षर किए तथा विला फ्रैंका की संधि की पुष्टि कर दी। तो याद रख सकते हैं हम कि इस पहले युद्ध के पश्चात जर्मनी को ऑस्ट्रिया से लोम्बार्डी प्रदेश की प्राप्ति हो गई, या यूं कह सकते हैं कि लोम्बार्डी पर से ऑस्ट्रिया का अधिकार समाप्त हो गया। लेकिन कुछ समय पश्चात जनवरी 1860 में कावूर को पुनः प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के युद्ध का प्रभाव इटली के लोगों पर भी पड़ा तथा मध्य इटली में पर्मा, मोडेना और टस्कनी के शासकों ने विद्रोह कर दिया तथा वो सार्डिनिया के साथ शामिल होना चाहते थे। इस समय ऑस्ट्रिया और पर्सा चाहते थे कि ज्यूरिख की संधि के अनुसार मध्य इटली में पुराने शासकों को दोबारा से गद्दी पर बैठाया जाए, लेकिन कावूर ने नेपोलियन तृतीय का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे निस और सेवाय प्रदेश देने का लालच दिया तथा जब उसे ये प्रदेश मिल गए तो उसने इसका विरोध नहीं किया तथा मार्च 1860 में, याद रख लेंगे 1860 में मध्य इटली के राज्यों पर्मा, मोडेना, टस्कनी, बोलेग्नो, पियोकेंजा ने जनमत संग्रह के आधार पर सार्डिनिया के साथ मिलने का निश्चय किया। इस प्रकार इटली का एकीकरण का दूसरा चरण पूरा हुआ। पहले चरण में लैम्बोर्डी की प्राप्ति हुई, दूसरे चरण में मध्य इटली के राज्यों की प्राप्ति हुई। अब तीसरा चरण आता है दक्षिणी इटली में विद्रोह और गैरिबाल्डी की भूमिका। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की देशभक्ति की विश्व भर में सराहना की जाती है। गैरिबाल्डी अपने 1000 लाल कुर्ती दल यानी रेड टी शर्ट वाले सैनिकों के लिए प्रसिद्ध था। उसके बारे में काफ़ी लंबा वर्णन है कि पहले भी उसने इस एकीकरण से पूर्व भी गैरिबाल्डी ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी तथा बाद में जब ये क्रांतियाँ वगैरह समाप्त कर दी गई थी 1850 से पहले, तो मजबूरन उसे इटली छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा था। परंतु 1854 में वह पुनः इटली आ गया तथा सार्डिनिया के निकट कैप्रा नामक टापू खरीदकर वहाँ पर एक स्वतंत्र कृषक के रूप में रहने लगा। 1856 में कावूर से उसका प्रथम संपर्क हुआ तथा 1857 में उसने सार्डिनिया के शासक को अपनी सेवाएं समर्पित कर दी। गैरिबाल्डी के नेतृत्व में ही 1860 में सिसिली तथा नेपल्स के ऊपर अधिकार किया गया। छात्र याद रखेंगे ये दो महत्वपूर्ण जगह थी जिनमें पूछा जाता है दक्षिण इटली में कि सिसिली और नेपल्स पर अधिकार किसने किया था? गैरिबाल्डी ने। यहाँ पर उसका स्वागत दूसरे मसीहा के रूप में किया गया था। लेकिन गैरिबाल्डी की इन सफलताओं से कावूर को बहुत चिंता हुई, क्योंकि गैरिबाल्डी ने घोषणा की कि सिसिली और नेपल्स के पश्चात वह वेनेशिया और फिर रोम के ऊपर अधिकार करेगा। कावूर को यह लगने लगा कि यदि उसने ऐसा किया तो निश्चित ही ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ सार्डिनिया का युद्ध होगा और वो अकेला एक राष्ट्र दोनों राष्ट्रों से का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने गैरिबाल्डी को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु गैरिबाल्डी ने
इसको मानने से इनकार कर दिया। इस स्थिति में कावूर ने एक चाल चली तथा उसने नेपोलियन तृतीय से पोप की रियासतों पर आक्रमण करने की स्वीकृति मांगी तथा कहा कि वह रोम पर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं करेगा, बल्कि गैरिबाल्डी से रोम को बचाने का प्रयास करेगा। इस कारण कावूर को आज्ञा मिल गई तथा उसने सितंबर 1860 में रोम के ऊपर, पोप की रियासतों के ऊपर आक्रमण कर दिया। धीरे धीरे उसने जो रोम की सेना थी उसको हरा दिया तथा सिसिली, नेपल्स और पोप के जीते हुए प्रदेशों में जनमत संग्रह द्वारा उनको उत्तरी इटली में शामिल कर लिया गया। इस समय गैरिबाल्डी ने महान देशभक्ति का परिचय दिया। जब उसे पुरस्कार देने के लिए कहा गया, उपाधि देने के लिए कहा गया, तो उसने कहा, ये प्रसिद्ध कथन है उसका, कि देश सेवा एक स्वयं पुरस्कार है, मुझे कोई दूसरी चीज़ नहीं चाहिए, स्वतंत्र इटली अमर रहे। इस प्रकार इटली के एकीकरण के तीसरे चरण में जो सिसिली, नेपल्स और पोप के जो जीते हुए प्रदेश थे उनको इटली में शामिल कर लिया गया। फरवरी 1861 में ट्यूरिन में इटली की संसद की प्रथम बैठक हुई तथा वहां विक्टर एमेनुएल द्वितीय को विधिवत रूप से इटली का शासक स्वीकार कर लिया गया। जून 1861 में कावूर की मृत्यु हो गई। अभी इटली के एकीकरण में दो प्रमुख प्रदेशों का शामिल होना बाकी था, एक वेनेशिया और दूसरा रोम। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया का जब युद्ध हुआ था उस समय वेनेशिया प्राप्ति से रह गया था और जब पोप के क्षेत्रों पर अधिकार किया था तो रोम बाकी रह गया था। इन दोनों प्रदेशों को इटली में शामिल करने का श्रेय विक्टर एमेनुएल द्वितीय को है तथा इन दोनों प्रदेशों का इटली में शामिल होना कहीं ना कहीं जर्मनी के एकीकरण के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। कैसे कि एक तरफ इटली अपना विकास कर रहा था, एकीकरण कर रहा था, दूसरी तरफ बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण भी हो रहा था। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इटली का सहयोग प्राप्त करने के लिए अप्रैल 1866 में एक संधि की, जिसके अनुसार यह निश्चित हुआ कि पर्सा के युद्ध में, यानी ये जो पर्सा का ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध होगा उसमें इटली सैनिक सहायता देगा तथा इसके बदले में पर्सा ने सार्डिनिया को वेनेशिया दिलाने का वचन दिया। इस युद्ध में यद्यपि सार्डिनिया को पराजय का सामना करना पड़ा, किंतु पर्सा ने जब सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हरा दिया तो प्राग की संधि के अनुसार वेनेशिया इटली को प्राप्त हुआ तथा जनमत संग्रह के द्वारा 1866 में वेनेशिया को इटली में शामिल कर लिया गया। अब रोम बाकी रह गया था। रोम पर अधिकार भी फ्रांस और पर्सा के मध्य हुए युद्ध से जुड़ा हुआ है। 1870 में जब पर्सा और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ तो नेपोलियन को मजबूरन अपनी सेनाएं रोम से बुलानी पड़ी तथा इस परिस्थिति का लाभ उठाकर विक्टर एमेनुएल ने रोम पर आक्रमण कर दिया तथा 20 सितंबर 1870 को रोम का इटली के ऊपर अधिकार हो गया। जून 1871 में विक्टर एमेनुएल ने रोम को इटली की राजधानी घोषित कर वहां प्रवेश किया तथा उसने घोषणा की कि अब से रोम ही इटली की राजधानी रहेगा। उसका एक प्रसिद्ध कथन है कि जिस कार्य के लिए हमने अपना जीवन भेंट चढ़ाया था आज वह पूरा हो गया है। हमारी राष्ट्रीय एकता स्थापित हो गई है। हम रोम में हैं और रोम में ही रहेंगे। इस प्रकार रोम की प्राप्ति के साथ ही इटली एक भौगोलिक इकाई से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बन गया था। छात्र मानचित्र की सहायता से देख सकते हैं
कि किस प्रकार भिन्न भिन्न चरणों में उसका एकीकरण हुआ। एक बार संक्षेप में रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए कि पहले उसे ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के साथ जो युद्ध हुआ उसे वेनेशिया की प्राप्ति हुई। फिर द्वितीय चरण में मध्य इटली के राज्यों की प्राप्ति हुई। तृतीय चरण में सिसिली और नेपल्स, जिन पर कि गैरिबाल्डी ने अधिकार किया था, उनकी प्राप्ति हुई। और जो रोम के राज्य थे उन पर काबुल की सेना ने अधिकार किया था। तो ये पहला चरण, ये दूसरा चरण और ये वाला तीसरा चरण, इसमें पोप बच गया था। अब दो प्रमुख क्षेत्र बच गए थे, एक पोप और दूसरा लोम्बार्डी। और एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? सार्डिनिया और पिडमांड। जो क्षेत्र फ्रांस को दिए गए थे वो थे सेवाय और निस्के। लोम्बार्डी की प्राप्ति मैंने आपको बताया कि सार्डिनिया की पर्सा के साथ संधि के परिणाम स्वरूप हुई, और रोम पर अधिकार नेपोलियन के द्वारा यहाँ से सेना हटाने के कारण हुआ। तो इस प्रकार से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।